ओके, लेट्स स्टार्ट हिप कॉम्प्लेक्स। तो हिप कॉम्प्लेक्स को कॉक्सो फिमोरल जॉइंट भी कहते हैं। पहले तो तुम्हें ये याद रखना है, कॉक्सो फिमोरल जॉइंट। यहाँ जो कॉक्सो वर्ड है वो आपका कॉक्सिजियल से है, ठीक। कॉक्सिजियल और फिमोरल मीन्स फीमर। तो जो कॉक्सिजियल होता है हमारा वर्टिब्रा का और फीमर बोन होती है, इनके जो कॉम्बिनेशन, इनके जो कनेक्शंस होते हैं उनके बीच को कॉक्सो फिमोरल जॉइंट कहते हैं। और जो जॉइंट होता है उनके बीच का, ठीक है, कॉक्सो और फीमर के बीच का जो जॉइंट होता है वो आपका कॉक्सो फिमोरल जॉइंट कहलाता है। इसलिए ये आपका पूरा हिप कॉम्प्लेक्स होता है, ठीक। तो इसका दूसरा नाम कॉक्सो फिमोरल जॉइंट है। अगर पेपर में आता है कि डिफाइन द कॉक्सो फिमोरल जॉइंट, तो आपको हिप कॉम्प्लेक्स के बारे में ही बताना है। सबसे पहले हम बात करेंगे इनके वेट की, कि जो हमारा बॉडी वेट कितना होना चाहिए, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। हम बॉडी वेट का क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि क्वेश्चन अगर केन पर आती है, इप्सिलेटरल या काउंटरलेटरल केन आता है, किसी का एम्पुटेशन हुआ पड़ा है या कोई अपना वेट को शिफ्ट करके चलता है, कोई भी इंजरी की वजह से, नी जॉइंट में इंजरी की वजह से, हिप जॉइंट में इंजरी की वजह से वो अपोजिट साइड अपना वेट शिफ्ट करके चलता है, तो क्या होगा, तो कितना वेट वो शिफ्ट करता है और शिफ्टिंग से उसके मतलब कितना वेट वो बॉडी का शिफ्ट कर देता है। तो इसलिए हमें वेट पता करना बहुत ज़रूरी होता है। हमारी जो बॉडी का वेट आता है, माना ये वर्टिब्रा है ये वर्टिब्रा है, ठीक, और ये आपका पेल्विस है, ये आपका पेल्विस है और ये आपका फीमर है। इस तरीके से कुछ होता है ना। तो आपका जो वेट आता है ना हमेशा बॉडी का, वो हेड वेट होता है। हेड का मतलब होता है हेड, आर्म एंड ट्रंक। यह हमारा हेड वेट आता है वर्टिब्रा पे। यहाँ पे कॉक्सिजियल पे आके ये हमारा वेट जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, हमारा वेट डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आगे लेफ्ट राइट में डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। एक इसलिए लोअर लिम्ब पे आता है और एक लेफ्ट साइड या राइट साइड की लोअर लिम्ब में आता है। कितना होता है अब ये पता होना चाहिए। जो हमारा फुल बॉडी वेट होगा ना, फुल वेट होगा उसका 2/3 इधर आ जाता है और 2/3 इधर शिफ्ट हो जाता है। विच मीन्स कि अगर अगर किसी का 9 kg वेट है, तो किसी का 9 kg वेट है तो 6 kg इधर आ जाएगा और 6 kg इधर शिफ्ट हो जाएगा। तो हमारी बॉडी का जो है इतना वेट जो है हमारा शिफ्टिंग हो जाता है। फुल बॉडी का इतना वेट जो है हमारा शिफ्ट हो जाता है, ठीक। अब बात आती है अगर किसी को इस लिम्ब में एम्पुटेशन हो रहा है, ओए है, नेक्रोसिस है या एम्पुटेशन हो चुका है, या मतलब इस वाली लिम्ब का वेट यहाँ शिफ्ट करके चलता है, कोई इंजरी है, ठीक, तो वेट को ना हम इस साइड राइट साइड के वेट को लेफ्ट साइड में शिफ्ट करके चलता है ये, माना, तो कितना वेट शिफ्ट करेगा ये फुल बॉडी का 5/6 वेट शिफ्ट कर लेगा, 5/6 वेट शिफ्ट कर लेगा। तो ये इस तरीके से होता है ये हमारा वेट सिस्टम है। नेक्स्ट अगर हम बात करें इनके आर्टिकुलेटिंग सरफेस की, तो इसके अंदर एक आर्टिकुलेटिंग सरफेस प्रॉक्सिमल होती है और एक डिस्टल होती है। एक प्रॉक्सिमल है और एक डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस होती है। डिस्टल प्रॉक्सिमल क्या होती है, आपकी जो आपकी एसिटाबुलम कैविटी होती है, बुलम कैविटी, ये आपकी प्रॉक्सिमल होती है। और डिस्टल क्या होती है, हेड ऑफ द फीमर, ठीक। तो अब हम सबसे पहले एसिटाबुलम कैविटी की बात करेंगे। तो एसिटाबुलम कैविटी में होता क्या है, प्रॉक्सिमल सरफेस की हम बात कर रहे हैं। फर्स्टली हमें ये पता होना चाहिए कि जो प्रॉक्सिमल सरफेस होती है वो हमारा एसिटाबुलम कैविटी है। एसिटाबुलम कैविटी एक स्फेरिकल शेप कैविटी होती है। कैविटी मतलब कि एक होल भी नहीं बोलेंगे, कप बोलेंगे, कप, ठीक। उसके अंदर आपका हेड ऑफ द फीमर जो है वो आता है, वो उसमें लाई करता है और उसी में सारे मूवमेंट प्रोवाइड करता है। अब अगर हम बात करें उसकी कैविटी की, तो ये जो है आपकी कैविटी है और ये हेड ऑफ द फीमर है, ये तो आपको पता ही है। तो इसके अंदर आपकी एस्ट्रोबलम लैब्रम होते हैं जो हॉर्स शू शेप होता है, ये इसका कार्टिलेज होता है। एस्ट्रोबलम लैब्रम कहाँ होता है, आपकी जो कैविटी की एज होती है उनको कवर करके रखता है और उसका काम होता है जो हेड ऑफ द फीमर है उसको नेक
की तरफ से एकदम ग्रिप करके रखना, तभी वो वहाँ से निकलता नहीं है। इन केस अगर किसी का लेब्रम छोटा या बड़ा होता है तो उसकी डिफॉर्मिटी वैसी ही हो जाती है। जैसे कि बहुत ज़्यादा एस्ट्रोब्रम लेब्रम कार्टिलेज के होने की वजह से, बहुत ज़्यादा हो जाने की वजह से क्या होता है कि इतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाती है जॉइंट की कि मूवमेंट ही ठीक से नहीं होते, रिस्ट्रिक्शंस आने लग जाते हैं, और ज़बरदस्ती करेंगे तो फिर फ्रैक्चर होगा। और अगर एस्ट्रोब्रम लेब्रम ही छोटा है, बहुत छोटा है, कार्टिलेज ही छोटा है, तो मतलब कि ग्रिपिंग उतनी नहीं है, इतने अच्छे से ग्रिपिंग हो ही नहीं पा रही है। अब जब ग्रिपिंग ही नहीं होगी तो क्या होगा, डिस्प्लेजिया की कंडीशन बन जाएगी, डिसलोकेशन की कंडीशन बन जाएगी। वो जो भी मूवमेंट एक्सेसिव में होंगे वो सारे मतलब डिसलोकेट बहुत जल्दी होगा। ठीक, तो जो हमारा ये है एस्ट्रोब्रम लेब्रम है, इसमें जो एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो शॉर्ट नोट में आ ही जाता है, मतलब 80% चांस होते हैं, वो है आपका वाइबर्ग एंगल। वाइबर्ग एंगल, वाइबर्ग एक साइंटिस्ट या डिस्कवर कह सकते हैं हम, वो उसने एक एंगल बनाया जिसको सेंट्रल एज ऑफ एंगल कहते हैं। तो इसके दो नाम है, सेंट्रल एज ऑफ एंगल या वाइबर्ग एंगल, या इसको कह सकते हैं सेंट्रल एंगल ऑफ वाइबर्ग। तो किसी भी नाम से ही आ सकता है। तो सेंट्रल एज ऑफ एंगल आए तो भी आपको यही आंसर देना है, वाइबर्ग का नाम ही आ रहा है डायरेक्ट, तो आप समझ ही जाओगे। ये इसी ने दिया है और किसी ने नहीं दिया। तो ये जो आपके डायग्राम में शो हो रहा है ना, ये आपका सेंट्रल एज ऑफ एंगल वाइबर्ग है। ठीक, तो ये कैसे बनता है आपका, ये आप देख पा रहे हो, ये एस्ट्रोब्रम लेब्रम का कार्टिलेज आ रहा है। आपको क्या करना है, सबसे पहले तो मैं बता दूं, हम सोचते हैं ना कि ये एंगल लेते कैसे हैं, ये एंगल हमारे एक्सरेज से निकाले जाते हैं। ऐसे हम इमेजिनेशन में नहीं निकाल सकती, कोई बंदा बस ऐसे ही सामने हमने इरेक्ट पोजीशन में स्टैंडिंग में लिया है, स्टैंडिंग पोजीशन में लिया है, और उसके बाद फिर हम स्केल से पालपेट करके नाप रहे हैं, ऐसे नहीं होता। इनको जितने भी एंगल है ना, हिप जॉइंट में या बायोमैकेनिक्स से किसी भी जॉइंट में जितने भी एंगल्स होते हैं वो आपके एक्सरे बेस पे ही आते हैं। इवन एमआरआई बेस पे भी नहीं नपते, ये आपके एक्सरे बेस पे ही नपते हैं, एमआरआई पे भी नहीं निकल सकते। तो आपको क्या करना, माना ये एक्सरे है किसी का, ठीक, आपको क्या करना है कि एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन आपकी एकदम सीधी आएगी जो आपके सेंटर ऑफ द हेड ऑफ द फीमर से पास करती हुई जाती है, इस तरीके से बिल्कुल वर्टिकल लाइन। ठीक, ये आपकी पास करती हुई जा रही है, एक पूरी सीधी लाइन पास करती हुई जा रही है। फिर हम क्या करेंगे, कार्टिलेज को नहीं हमें इन्वॉल्व करना, हमें सिर्फ और सिर्फ कैविटी को इन्वॉल्व करना है। ठीक, कैविटी जो बोनी एरिया है, कार्टिलेज बोन थोड़ना होती है, कार्टिलेज छोड़ दो, लेब्रम छोड़ दो, हमें सिर्फ बोन का एज देखना है। तो हमें एक वर्टिकल लाइन ड्रॉ करनी है, बिल्कुल एज को क्रॉस करती हुई, सॉरी एक लाइन और ड्रॉ करनी है जो एज को क्रॉस करती हुई जाएगी। उसके बीच का जो एंगल बनेगा वो आपका एंगल ऑफ वाइबर्ग होता है। तो क्या है, ये जितना बड़ा एंगल होगा, माना कि ये एंगल यहाँ तक जा रहा है, इतना बड़ा जा रहा है, ये एंगल जितना बड़ा होगा ना उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी, इसका मतलब फ्रैक्चर के चांसेस। ठीक, और ये एंगल जितना छोटा होगा, मतलब कि बिल्कुल यहाँ पे एंगल है, तो उतना ही डिसलोकेशन के चांसेस हो जाएंगे। इसलिए एक प्रॉपर एंगल का होना बहुत ज़रूरी है। जो नॉर्मल एंगल होता है वो 16 to 25 डिग्री का होता है, यही याद करना है। 16 से कम है तो डिसलोकेशन के चांसेस, 25 से ज़्यादा हो रहा है तो क्या, 25 से ज़्यादा है तो फ्रैक्चर के चांसेस, स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा हाई हो जाएगी कि फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ये आपका प्रॉक्सिमल सरफेस है। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस की, जो क्या था, हेड ऑफ द फीमर। डिस्टल आर्टिकुलेटिंग सरफेस को जानने के लिए हमें सबसे पहले, ये शोल्डर जॉइंट की तरह ही है। शोल्डर जॉइंट में क्या था कि जो आपकी ह्यूमरस है, ह्यूमरस के अंदर हम दो एंगल जो है मेजर कर रहे थे, एक था आपका इंक्लाइनेशन और एक था आपका टॉर्शन का एंगल। ठीक, उसी तरीके से फीमर में भी हम एंगल नोट करते हैं। तो डिस्टल सरफेस में देखो, एस्ट्रोब्रम कैविटी, सॉरी प्रॉक्सिमल के अंदर तो हमने एस्ट्रोम कैविटी के बारे में जाना, उसके वाइबर्ग एंगल के बारे में जाना। डिस्टल सरफेस में हम क्या करेंगे, फीमर के एंगल के बारे में जानेंगे। तो एक जो होता है आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन का होता है, इंक्लाइनेशन का मतलब होता है थोड़ा सा झुका हुआ, मतलब कि थोड़ा सा बेंडेड, जो बेंडेड जिसे कहते हैं, ठीक है, बेंड। और दूसरा होता है आपका एंगल ऑफ टॉर्शन। टॉर्शन का मतलब होता है थोड़ा सा ट्विस्टेड, घुमा हुआ। ये चीज़ याद रखना।
तो एक तो बेंड एंगल है और एक ट्विस्टेड एंगल है। तुम्हें पता भी होगा, तुमने फीमर देखी होगी एनाटमी में, कि जो हमारा हेड होता है वो हमारा थोड़ा झुका हुआ होता है, ठीक है, और थोड़ा ट्विस्टेड भी होता है। तो कितने एंगल पे वो ट्विस्टेड है, कितने एंगल पे वो झुका हुआ है, ये चीज़ हमें पता करनी है। तो ये भी नॉर्मल होने बहुत ज़रूरी है, वरना डिफॉर्मिटी बन जाती है। तो अगर हम सबसे पहले बात करें एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन की, तो एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन तुम इस डायग्राम में देख सकते हो, पेज नंबर 359 है, हाँ 359 है। तो आप इसके अंदर देख सकते हो कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन में हम जो एंगल मेजर कर रहे हैं वो आपका एक बिल्कुल वर्टिकल लाइन जा रही है, पैरेलल लाइन है, बिल्कुल शाफ्ट को क्रॉस नहीं कर रही, शाफ्ट के पैरेलल चल रही है एक लाइन, बिल्कुल शाफ्ट के पैरेलल चल रही है। और एक लाइन जो क्रॉस कर रही है सेंटर पॉइंट से, बिल्कुल सेंट्रल पॉइंट ऑफ द फीमर को क्रॉस कर रही है। तो ये जो इनके बीच का जो एंगल बनता है ये आपका एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है। ठीक, एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन नॉर्मल जो होता है आपका ये 110 से 144 डिग्री का होता है, 110 टू 144 डिग्री। 110 से अगर ये कम होगा, 110 से अगर ये एंगल कम हो जाएगा तो आपकी कॉक्सा वारा की कंडीशन बनती है, और अगर 144 से ऊपर हुआ तो कॉक्सा वेल्गा की कंडीशन बन जाती है। अब ये क्या है वो देखते हैं। देखो, ये आपकी जो कंडीशन है इस वक्त, ये आपकी कॉक्सा वारा की कंडीशन है, मतलब कि 110 से कम है, ये 110 से कम है। और ये जो होती है कॉक्सा वेल्गा की कंडीशन है, मतलब कि ये 100 मतलब 144 डिग्री से ऊपर है। ठीक, तो इसके अंदर होता क्या है, जो कॉक्सा वारा की कंडीशन होती है, जो कि ये है कॉक्सा वारा कंडीशन में, एज यू कैन सी कि जो एंगल इतना ज़्यादा कम हो गया है कि मतलब इतना ज़्यादा कम है कि स्टेबिलिटी बन गई है जॉइंट के अंदर, इतना ज़्यादा टाइट हो गया है ये जॉइंट, बहुत ज़्यादा स्टेबिलिटी हो गई है। ऐसे कंडीशन में फ्री मूवमेंट नहीं हो पाते। फ्री मूवमेंट जहाँ नहीं होंगे तो क्या है, फिर फोर्सफुल मूवमेंट करना, और जहाँ फोर्सफुल मूवमेंट होंगे वहाँ फ्रैक्चर हो जाएगा। तो ऐसे कंडीशन में स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है और आपकी जो ROM है वो बहुत कम हो जाती है और फ्रैक्चर के चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं इन केस में। अगर हम बात करें इस केस की, ये है आपकी कॉक्सा वेल्गा की कंडीशन। एंगल 144 डिग्री से इतना ज़्यादा ऊपर हो चुका है, कि इतना ज़्यादा बढ़ चुका है कि ये जो साफ दिख रहा है कि डिसलोकेशन के चांसेस हैं, मतलब कि स्टेबिलिटी इतनी लेस हो चुकी है, लेस स्टेबिलिटी हो गई है, स्टेबिलिटी है ही नहीं। ROM बहुत ज़्यादा हाइपर हो चुकी है, हाइपर इंक्रीज़ हो गई है ROM। तो क्या होगा, डिसलोकेशन के चांसेस हो जाएंगे। वो जो भी मूवमेंट करेगा तो स्टेबिलिटी है ही नहीं, जो भी मूवमेंट करेगा डिसलोकेट ही होता रहेगा। तो ऐसी कंडीशन आपकी कॉक्सा वेल्गा की होती है। तो ये हो गया एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन। जो एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है वो एक्चुअल में वेट बेयरिंग काइनेटिक स्ट्रक्चरल अडेप्टेशन पे आता है। जब भी आपका हिप कॉम्प्लेक्स पे अगर डायरेक्ट क्वेश्चन है तो ये चीज़ आपको ज़रूर बतानी है, जो ये काइनेटिक्स बता रही है एक तरीके से, काइनेटिक्स प्लस ट्रेबिकुलर सिस्टम। तो काइनेटिक्स क्या है, इन्वॉल्वमेंट ऑफ फोर्सेस। ये हिप जॉइंट है। अब हम काइनेटिक्स कैसे देखते हैं, ये एक सिंगल हिप जॉइंट है, यहाँ पे आपका हेड का प्रेशर आया, हेड जो कि मैंने आपको बताया भी था अभी, हेड मतलब हेड, आर्म एंड ट्रंक का जो वेट आता है। तो हेड आया, सबसे पहले कैसे आता है, हमारी कॉक्सिजियल से वो डिवाइड हो रहा था, डिवाइड होके एक अदर साइड चला गया, एक हमारा ये हमने लेफ्ट साइड की हिप ले ली, ये राइट साइड की हिप ले ली, ठीक, सॉरी राइट साइड की फीमर ले ली। हेड का वेट आया, हेड का वेट कहाँ आएगा आपका, सीधा हेड ऑफ द फीमर में आएगा, सेंट्रल एज तक, यहाँ तक आया। अब होगा क्या, जब यहाँ पे ऐसे ऐसे प्रेशर चलेगा, प्रेशर पड़ेगा तो क्या होगा, ये जो शाफ्ट है और ये जो हेड है इनके बीच में थोड़ा सा कंप्रेशन बनेगा, सॉरी मैंने एरो गलत बना दिए, कंप्रेशन बनेंगे, ठीक, थोड़ा सा इनके बीच में ऐसे कंप्रेशन बनेगा। यहाँ पे जो फोर्स आएगी वो आपका कंप्रेसिव फोर्स आती है, मतलब कि एक दूसरे की तरफ कंप्रेशन बढ़ जाना। सिंपल बात है, हेड का प्रेशर जब ऐसे आएगा
तो इनके बीच में इसका मतलब ये झुकना शुरू होगा, और जब झुकेगा तो क्या होगा, इनके बीच में कंप्रेशन ही तो बनेगा, मतलब कि एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन थोड़ा सा डिक्रीज जा रहा है, लेकिन स्लाइटली डिक्रीज होगा क्योंकि ये नॉर्मल हिप है। किसी का ये ऐसे डिक्रीज नहीं हो रहा कि बस ये कोई रबर तो है नहीं कि दबाव लगाया और वो दब गया, वो नहीं है। वो क्या है कि ये बोन है, हल्का सा भी कहीं से भी कोई फोर्स आती है ना तो बहुत का फ़र्क आता है, तो वही का फ़र्क यहाँ चल रहा है। यहाँ पे आपका कंप्रेशन आ गया, ठीक, यहाँ पे कंप्रेशन फोर्स हमारी फर्स्ट फोर्स आ गई। तो फर्स्ट फोर्स कौन सी आ गई हमारी, कंप्रेशन फोर्स, ठीक। अब दूसरी बात आती है कि जब यहाँ पे एक लॉजिक लगाओ तुम, यहाँ पे कंप्रेशन है, एक चीज़ ऐसे ऐसे झुक रही है तो क्या होगा, यहाँ की तरफ टेंशन क्रिएट होगा। एक चीज़ जब ऐसे झुकेगी, ये ऐसे झुकेगा तो ये खींचेगा कि नहीं खींचेगा, तो ये जो स्ट्रेच आउट होगा यहाँ पे क्या आ रहा है, टेंशन क्रिएट हो रहा है। तो जो टेंशन यहाँ पे क्रिएट होता है उसे टेंसाइल फोर्स कहते हैं। ये आपके सेकंड फोर्स आ गई। तो जब कंप्रेशन फोर्स आता है तो एट द सेम टाइम टेंसाइल फोर्स भी क्रिएट होता है सुपीरियर एरिया ऑफ नेक ऑफ द फीमर पे, ठीक। हुआ कि नहीं हुआ। अब यहाँ पे जब इसी फोर्स, अब इन दोनों ने एक दूसरे से कंपनसेट कर लिया, ये भी एक दूसरे से कंपनसेट कर लेंगे तो आपकी फोर्स जो है डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगी, थोड़ी सी हमारी डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है। फिर हमारा जो फोर्स है शाफ्ट के थ्रू और ग्रेविटी के थ्रू नीचे चली जाती है, टूवर्ड्स द ग्रेविटी चली जाती है। तो जो टूवर्ड्स द ग्रेविटी जाती है उसे GRF फोर्स कहते हैं, मतलब कि ग्रेविटेशनल रिएक्शन फोर्स। ये आपकी थर्ड फोर्स आ गई। फर्स्ट हो गया कंप्रेसिव, दूसरा हो गया टेंसाइल, तीसरा हो गया GRF, ग्रेविटेशनल रिएक्शन फोर्स। 3 बातें पता लग गई। अब ये जो बीच का है ये भी तो कुछ होगा। ये जो होता है ना हमारे ग्रेविटेशन, द डिफरेंस बिटवीन द ग्रेविटेशनल फोर्स एंड द हैट फोर्स, ये जो इन दोनों के बीच का डिफरेंस है इसे MA कहते हैं। MA मतलब कि मोमेंट आर्म, ओके। ये है आपकी काइनेटिक्स। सिर्फ फोर्सेस के बारे में बताया अभी मैंने। कंप्रेशन है, टेंसाइल है, GRF है, मोमेंट आर्म है। ये आपका फोर्थ हो गया, राइट। अब हम बात करेंगे ट्रैबिकुलर सिस्टम की, जो कि काइनेटिक्स से ही जैसा है, बिल्कुल काइनेटिक्स जैसा है। अगर आपको काइनेटिक्स पता है तो आपको ट्रैबिकुलर सिस्टम बहुत इजी समझ आ जाएगा। ट्रैबिकुलर सिस्टम कहता क्या है ट्रैबिकुलर सिस्टम? ट्रैबिकुलर सिस्टम होता है कि आपका जो फोर्स आपकी बोन के ऊपर एक्ट कर रही है, तो वो बोन का कितना एरिया कवर कर रही होगी, कौन कौन सा जोन कवर कर रही है, ठीक। हमने जो पढ़ा था फोर्सेस में अभी 1 मिनट पहले, जो काइनेटिक्स में देखा था हमने, वो ये था कि कौन सी फोर्स आ रही है, किधर प्रेशर लगा रही है। अब हम देखेंगे ट्रैबिकुलर सिस्टम में कि उस फोर्स का बॉडी के किस जोन पे कौन सा रिएक्शन आ रहा है। ये ट्रैबिकुलर सिस्टम के अंडर में आता है। बोन की कौन से जोन में, किस जोन में क्या रिएक्शन आ रही है। अब ट्रैबिकुलर सिस्टम कहती क्या है? ट्रैबिकुलर सिस्टम कहती है कि आपकी, क्या बता रही थी मैं, हाँ, माना हेड का प्रेशर आया, यहीं से शुरू किया था हमने हेड का प्रेशर, राइट। अब क्या होगा हेड का प्रेशर? हेड का प्रेशर आया तो उसने क्या करा, पूरा हेड ऑफ द फीमर कवर कर लिया, पूरा हेड ऑफ द फीमर कवरिंग पे ले आया, और थोड़ा एरिया में, मतलब बिल्कुल यहाँ तक की कवरिंग पे ले आया। ये आपका हेड का प्रेशर है जिसने आपके हेड ऑफ द फीमर को कवर कर लिया। कहाँ तक? बिल्कुल यहाँ तक कर लिया। अब जब इसने इस पे प्रेशर डाला, ठीक, तो यहाँ पे क्या क्रिएट हो रहा था? यहाँ पे आपका कंप्रेशन फोर्स क्रिएट हो रहा था। अभी देखा हमने काइनेटिक्स में, जो कंप्रेशन फोर्स यहाँ क्रिएट हो रहा है, मतलब कि कंप्रेशन फोर्स जो क्रिएट हो रहा है, मतलब ये कौन सा फोर्स है जो यहाँ कंप्रेशन क्रिएट कर रहा है? ये आपका कंप्रेसिव सिस्टम हो गया। कंप्रेसिव सिस्टम, जो फोर्स आपकी इस जोन में कंप्रेशन क्रिएट करेगी तो वो आपका कंप्रेसिव सिस्टम वहाँ आपका कंप्रेसिव सिस्टम बनता है।
समझ में आ गई। अब हमने अभी पढ़ा कि जब यहाँ कंप्रेशन आता है तो एट द सेम टाइम इधर टेंशन क्रिएट होता है कि नहीं होता। अब जब यहाँ टेंशन क्रिएट होगा तो टेंशन क्रिएट में क्या हुआ, ये इस तरीके से झुक गया ना, ये ऐसे था, ये इस तरीके से झुक रहा है ना, तो ये जो है यहाँ पे आपका टेंशन क्रिएट हो गया, मतलब कि ये पूरा एरिया स्ट्रेच आउट कर गया है। ये तो ये जो पूरा एरिया जो ऐसे स्ट्रेच कर गया है, ये किस वजह से स्ट्रेच किया, यहाँ लिख देती हूँ मैं, ये आपका टेंसाइल सिस्टम हो गया। टेंशन फोर्स की वजह से आपका टेंसाइल सिस्टम क्रिएट हो गया। इतना 2 बातें समझ आ गई, कंप्रेशन कैसे सिस्टम कैसे बना और टेंसाइल सिस्टम कैसे बना। अब बात आती है, जो 2-3 फोर्स ऐसे हैं जो आप लर्न कर सकते हो, ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है। ये आपका ट्रोकेंटर है, तो जब इतना चल रहा होगा तो कुछ एरिया यहाँ भी फोर्स, कुछ फोर्स यहाँ भी कवरिंग कर रही होगी, तो यहाँ पे जो कवरिंग है वो आपका, ये कौन सा एरिया है, ट्रोकेंट्रिक है ना, तो इसको ट्रोकेंट्रिक सिस्टम ही कहते हैं। ट्रोकेंट्रिक सिस्टम, ट्रोकेंटर, यहाँ पे ट्रोकेंटर होता है ना, वो ग्रेटर ट्रोकेंटर, यहाँ आपका लेसर ट्रोकेंटर, तो ये आपका ट्रोकेंट्रिक सिस्टम होता है। इतना समझ आ गया। अब जब ऊपर का फोर्स हमने क्लैरिफाई कर लिया, अब इसका फोर्स थोड़ी देर हमने क्या देखा था, जीआरएफ की फोर्स भी आ रही थी, मतलब फोर्स जो है मोमेंट आर्म के थ्रू जो है शाफ्ट में शिफ्ट हो रहा था कि नहीं हो रहा था। तो वो जो शाफ्टिंग में शिफ्ट हो रहा था, क्या होगा उससे, आपका कुछ फोर्स ऐसे क्रिएट होगा शाफ्ट में। ये जो फोर्स भी आपका कौन सा है, और ये फोर्स कैसा है, दबाने वाला, कुछ कंप्रेशन पड़ रहा है, तो ये भी आपका कंप्रेसिव सिस्टम ही यहाँ पे भी कंप्रेसिव सिस्टम ही बनता है। अब बात आती है, ये भी कंप्रेसिव सिस्टम, ये भी कंप्रेसिव सिस्टम, हम दोनों को डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, सिंपल है, ये आपका प्राइमरी हो गया, पहले यहाँ का हुआ है, ये आपका सेकेंडरी हो गया, सेकेंडरी कंप्रेसिव सिस्टम। ठीक उसी तरीके से यहाँ पे आपका टेंसाइल आ रहा था ना, ये तो आपका टेंसाइल भी प्राइमरी हो गया, दूसरा टेंसाइल फोर्स आपका शाफ्ट में आ गया। ठीक, यह आपका सेकेंडरी टेंसाइल हो गया। अब बात आती है कि ये सब होने के बाद इस एरिया का क्या, ये जो खाली एरिया है इसका क्या, इस एरिया को कहते हैं जोन ऑफ वीकनेस। जोन ऑफ वीकनेस का मतलब क्या हुआ, जोन ऑफ वीकनेस का मतलब हुआ कि हमारी बॉडी में, हमारी फीमर में जितने भी सिस्टम हमारी बोन को कवर कर रहे हैं, उधर में बस एक ये अकेली जगह ऐसी है जहाँ पे किसी भी तरह का कोई प्रेशर नहीं आ रहा। हम चाहे उठ रहे हैं, बैठ रहे हैं, बोन के इस हिस्से में कोई प्रेशर नहीं है, विच मीन्स जहाँ कोई प्रेशर ही नहीं आया, इसका मतलब अगर यहाँ पे गलती से भी कोई प्रेशर पड़ गया ना तो बोन सीधा फ्रैक्चर हो जाएगी। कोई भी हमारी पोजीशन ऐसी हो जाती है कि गलती से अगर यहाँ प्रेशर पड़ गया, कोई छत से गिर गया या एक्सीडेंट हो गया, तो अगर ये इस एरिया में, ये जोन ऑफ वीकनेस क्यों बोला, क्योंकि ये हमारा प्रेशर झेलने लायक नहीं है, अगर यहाँ प्रेशर पड़ गया तो डायरेक्ट फ्रैक्चर होगा, कोई इंजरी हो जाएगी, इसलिए इसे जोन ऑफ वीकनेस कहा गया है, क्योंकि ये एरिया हमारा कोई भी प्रेशर फोर्स जो है उसको कैरी नहीं कर पाता, क्योंकि बाय बर्थ कभी किया ही नहीं तो उसका हैबिट ही नहीं है। ठीक है।